दोस्तों इस पर कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। चलिए, अच्छा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरे बुलाने से पहले राम मेरे घर आ चुका था। तो दोस्तों देखिए, पहले शब्द आ रहा है और एक बात ये ध्यान दीजिए, पहले तो जब आपको ये पता करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में अनुवाद करेंगे, तो ध्यान दीजिए जो वाक्य जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उस सेंटेंस को आप पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, राम मेरे घर आ चुका था, पहले राम ही आ चुका था मेरे बुलाने से पहले। तो इसका अनुवाद आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, राम हैड कम केम कम। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगा क्या? कम। राम हैड कम टू माई होम बिफोर बिफोर आई कॉल्ड हिम। ये दोस्तों बहुत ईजी है। देखिए आपने इसमें क्या किया, आपने सबसे पहले लिखा राम हैड कम टू माई होम, यानी पास्ट परफेक्ट में अनुवाद किया उस वाक्य का जो पहले समाप्त हो गया था। फिर बिफोर के बाद आपने इस वाक्य का मेरे बुलाने का, ठीक है, मेरे बुलाने से पहले यानी आई कॉल्ड हिम। ठीक दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इस पर आधारित ऐसे ही कुछ उदाहरण हम नोट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो है इस पर जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम दूसरे केस पर इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे चलते हैं, जिसमें के बाद शब्द का प्रयोग आएगा। तो एक वाक्य लिखिए कि जैसे वर्षा होने से वर्षा होने से पहले किसान घर वापस आ चुके थे आ चुके आ चुके थे। देखिए दोस्तों, पहले कौन आ रहा है घर वापस? किसान। किसान के घर वापस आने का कार्य पहले हो रहा है, यानी इसका अनुवाद आप करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए, तो फार्मर्स घर वापस आना हैड रिटर्न टू देयर होम। वो अपने घर वापस आ गए बिफोर बिफोर इट रेन। रेन मीन्स होता वर्षा होना। इट रेन, इट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जब भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें प्राकृतिक हो और जो सब्जेक्ट हो वही वर्ब हो, तो हम सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इट रेन, तो इट के बाद रेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये जो वाक्य है, अंग्रेजी का जो वाक्य है, ये इतना अपने आप में एक वाक्य है और ये किसमें? पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट में। और ये ऊपर वाला है फार्मर हैड रिटर्न टू देयर होम, ये है पास्ट परफेक्ट में दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लेते रहते हैं ताकि इस पर आपकी जो है कंसेप्ट मजबूत हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, और कोई वाक्य, कुछ वाक्य और लेते हैं। जैसे हम उन वाक्यों को भी यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं जिसमें के बाद शब्द आता है। तो जैसे कह सकते हैं कि के बाद में कैसे वाक्य आएंगे?
जैसे लिख सकते हैं कि पत्र वितरित करने के बाद डाकिया अपने घर चला गया था। इस वाक्य को ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। क्या है चेंजिंग, क्या है? वाक्य को पढ़िए फिर से। पत्र वितरित करने के बाद डाकिया अपने घर चला गया था। तो वाक्य को जो आप पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो के बाद शब्द आ रहा है, इसको आप नोटिस कीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। पत्र वितरित करने के बाद डाकिया अपने घर चला गया था। तो बाद में कौन सा कार्य हो रहा है? डाकिया के घर जाने का कार्य हो रहा है। पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पत्र वितरित करने का कार्य हो रहा है। यानी पत्र वितरित करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मतलब किस टेंस में अनुवाद की जाएगी? पास्ट परफेक्ट में की जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। और डाकिया अपने घर चला गया, ये था शब्द नहीं भी आएगा तो चला गया जो ये शब्द है, ऐसे अगर है चला गया था, चला गया, दोनों एक ही यहाँ पर माना जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य माना जाएगा। जब हम आपको पहचान लिखवा रहे थे तो लास्ट में लिखा है चुका थे, चुके थे, चुके थे, गया, गई, गए आदि शब्द आते हैं। तो पत्र वितरित करने के बाद डाकिया अपने घर चला गया था। तो देखिए एक वाक्य है कि वितरित करने, वितरित करना, यानी वितरित करने का कार्य पहले समाप्त हो गया था। तो जो पहले समाप्त हो गया था दोस्तों, यानी ये वाला वाक्य, पत्र वितरित करने वाला जो ये वाक्य है, ये पहले समाप्त हो गया था। इसका अनुवाद आप करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरा वाक्य है डाकिया अपने घर चला गया, ये किसमें आप अनुवाद करेंगे? डाकिया, ये वाला वाक्य, डाकिया अपने घर चला गया, इसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में दोस्तों, इंडेफिनिट में। अब सवाल ये है कि आप पहले किसको लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे, समझना केवल यहीं पर है। तो चूंकि के बाद शब्द आया है, इसलिए यहां पर उस वाक्य को आप पहले लिखेंगे जो वाक्य बाद में समाप्त हुआ है, वो यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। तो इसका अनुवाद आप लिखेंगे डाकिया अपने घर चला गया था, तो द पोस्टमैन went to his home after he had distributed the letters। इसको आप ध्यान से देखिए। द पोस्टमैन वेंट टू हिज होम, यानी जो कार्य यहां पर बाद में समाप्त हो गए, पहले समाप्त हो रहा है, जो वाक्य बाद में समाप्त हो रहा है, उसका अनुवाद आपने किया, किसमें किया? उसका अनुवाद तो आप पास्ट इंडेफिनिट में करते ही हैं, आपको पता है, लेकिन लिखा भी आपने उसको पहले। क्यों? क्योंकि के बाद शब्द आया, इसलिए आप उस वाक्य को यहाँ पे पहले लिख रहे हैं जो पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद किया जा रहा है, और उस वाक्य को बाद में लिखेंगे जिसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होगा। ही हैड डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर्स, इसका मतलब है कि ये कौन सा वाक्य है? पास्ट परफेक्ट है। ये बाद में क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे के बाद शब्द का प्रयोग आया। अगर के पहले शब्द आया था तो यही जो पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य है, इसको हम प्रारंभ में लिखते, बीच में कंजक्शन लगाते। अब यहाँ पर कंजक्शन क्या है? आफ्टर है, वहां पर बिफोर हुआ करता था। तो बस ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है दोस्तों। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो इसको आप नोट कीजिए और कुछ और उदाहरण आप लिखिए के बाद से संबंधित। ठीक।
के बाद वाक्य वाले वाले वाक्यों में जिसकी अंग्रेजी आपने क्या लिखा भी, आफ्टर। तो एक वाक्य और इसमें लिख लीजिए अच्छा सा। वो वाक्य क्या है? वाक्य हो सकता है कि कोई स्कूल कॉलेज से संबंधित लिख लीजिए, जैसे कि कह सकते हैं कि शिक्षकों को निर्देश देने के बाद प्रधानाचार्य अपने कार्यालय चले गए। इस वाक्य को भी ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इसमें भी आप दो वाक्य देख रहे हैं। शिक्षकों को निर्देश देने वाली वाक्य है और उसके बाद जो है प्रधानाचार्य कार्यालय चले जा रहे हैं, यानी प्रधानाचार्य कार्यालय चले गए। तो जो प्रधानाचार्य कार्यालय चले गए ये कब जा रहे हैं? शिक्षकों को निर्देश देने के बाद चले जा रहे हैं। यानी कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है? शिक्षकों को निर्देश देने वाली बात हो रही है। शिक्षकों को निर्देश देने की बात, यानी जो शिक्षकों को निर्देश देने वाला वाक्य ये पास्ट परफेक्ट में अनुवाद होगा। और चूंकि ये कार्य बाद में समाप्त हो रहा है कार्यालय जाने का, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन यहाँ पर पहले कौन लिखा जाएगा? यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद होने वाला वाक्य पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम के बाद शब्द को पा रहे हैं, आफ्टर शब्द को पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम उस वाक्य को पहले लिखेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद किया जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में उसी वाक्य का हम अनुवाद करते हैं जिसका जो वाक्य जो है बाद में समाप्त होता है। ठीक, तो अब देखिए, तो यहाँ पर पहले कौन सा वाक्य लिखेंगे? प्रधानाचार्य अपने कार्यालय चले गए। ठीक, और किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, उसको पहले लिखना है आपको। तो लिखेंगे द प्रिंसिपल went to his office के बाद के लिए आप आफ्टर शब्द का प्रयोग कीजिए। आफ्टर he had directed to the teachers इस वाक्य को दोस्तों ध्यान से देखिए। द प्रिंसिपल वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड डायरेक्टेड टू द टीचर्स। तो दोनों तरह के वाक्यों में, आफ्टर वाले वाक्य में और बिफोर वाले वाक्यों में समानता क्या है? समानता ये है दोस्तों कि आप उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में रखते हैं जो वाक्य पहले समाप्त होता है, और उस वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, अनुवाद करते हैं जो वाक्य बाद में समाप्त होना है। समानता इतनी है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो पहले वाले शब्द होते थे, पहले वाले जो वाक्य होते थे उसमें प्रिंसिपल क्लॉज आप उसको मानते थे जो पास्ट परफेक्ट में होता था, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज आप उसको मानेंगे के बाद वाले शब्दों में जिसमें आएगा ये शब्द, उसको मानेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। प्रिंसिपल क्लॉज मानने का मतलब है उसको आप वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे, कंजक्शन के पहले लिखेंगे। तो कंजक्शन है आफ्टर, इसके पहले आपने लिखा द प्रिंसिपल वेंट टू हिज ऑफिस। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आफ्टर के बाद ही हैड डायरेक्टेड, देखिए हैड का प्रयोग आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट का। तो ये किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट की पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसको भी आप नोट कीजिए। और इसी तरह से दोस्तों हमने देखा कि के बाद वाले शब्दों में क्या अंतर है और पहले वाले शब्दों में क्या अंतर है। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें की शब्द का प्रयोग आया हो। तो चलिए, जैसे हम कह सकते हैं कि
हम कह सकते हैं कि राम ने मुझसे कहा कि वह अखबार पढ़ चुका है। पढ़ चुका है। अब की शब्द के लिए दोस्तों ना आफ्टर का प्रयोग करेंगे ना बिफोर का प्रयोग करेंगे। की के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो वह अखबार पढ़ चुका है। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है? राम ने मुझसे कहा कि वह अखबार पढ़ चुका है। तो इसमें देखिए इसका अनुवाद आप कुछ यूं करेंगे, राम told me that he had read the newspaper. अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्या किया आपने? राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा। राम ने मुझसे कहा दैट ही हैड रीड, वह अखबार पढ़ चुका है। देखिए अखबार पढ़ने का काम तो पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए आपने इसका अनुवाद किया किसमें? पास्ट परफेक्ट में आपने इसका अनुवाद किया। लेकिन लिखा किसको? उस वाक्य को लिखा जिसका अनुवाद आप पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे थे। तो ये सॉरी यहां पर दैट कंजक्शन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब दैट शब्द आए यानी की शब्द आए या के बाद शब्द आए, दोनों केसेस में आप उन वाक्य को पहले लिखेंगे जिस वाक्य का अनुवाद आप पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बारीकी को भी आप ध्यान दीजिएगा। और मैं समझता हूं कि आज के सेशन के बाद हमने इस पर अपनी जो है पूरी अच्छी कंसेप्ट पर पकड़ बना ली कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो आफ्टर वाले हों, चाहे बिफोर वाले हों, चाहे दैट वाले हों, ठीक है, उनका अनुवाद हम कैसे करेंगे उसको हमने सीखा है। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा दोस्तों, उसमें हम सीखेंगे कि इसके जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका अनुवाद कैसे हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से सीखते रहिए, देखते रहिए रिवाइज करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।